नमस्कार। हम कई बार ये सोचते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, ये सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है, इस सिस्टम में कुछ गड़बड़ियाँ हैं, उसको बदलना चाहिए, उसको बदलना पड़ेगा। पर एक चीज़ है जो मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और ज्ञानपीठ अवॉर्डी बांग्ला साहित्यकार आशापूर्णा देवी ने भी एक ट्रिलॉजी लिखा था। ट्रिलॉजी का मतलब होता है कि 3 नॉवेल्स उन्होंने लिखे थे एक के बाद एक, और वो सारे कनेक्टेड थे एक दूसरे से। तो पहला वाला नॉवेल था प्रथम प्रतिश्रुति, दूसरा वाला नॉवेल था सुवर्णलता और तीसरा वाला नॉवेल था बकुल कथा। तो ये है तो बांग्ला में, पर ये हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ है, तो इसको हिंदी में भी पढ़ा जा सकता है, ऐसा नहीं है। पर हाँ, ओरिजिनल लैंग्वेज बांग्ला में, मैंने बांग्ला में पढ़ी है इसको। तो ओरिजिनल लैंग्वेज बांग्ला में पढ़ने में जो इसका एसेंस है, जो इसका एक्चुअल मूड है, जो समझ में आता है, वो नेचुरली वो एक अलग ही लेवल का है। ट्रांसलेशन होने के बाद फिर वो बात नहीं आ पाती है। खैर, मेरा मुद्दा आज का डिस्कशन का ये नहीं है। मेरा मुद्दा है कि हम कई बार सिस्टम को गलत समझते हैं, सिस्टम ठीक नहीं है। सिस्टम कई बार होता भी है कि सिस्टम ठीक नहीं है, सिस्टम को बदलना चाहिए, सिस्टम की कुछ चीज़ें पुरानी हो गई हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम लड़ेंगे, हम सिस्टम को बदलेंगे, हम सिस्टम को चेंज करेंगे, हम बदलाव लाएंगे। पर मेरा ये एक्सपीरियंस है, और आशापूर्णा देवी का भी जो ट्रिलॉजी है उसमें यही उन्होंने दिखाया है। मैं बताऊंगा, तीनों ट्रिलॉजी में जो प्रोटैगनिस्ट है वो तीनों महिलाएं हैं। एक्चुअली वो ग्रैंड मदर है, नानी है, उसके बाद बेटी है, और उसके बाद उनकी बेटी है। मतलब ग्रैंड मदर है, फिर डॉटर है, फिर ग्रैंड डॉटर है। तो मैं बताऊंगा कि तीनों ने क्या क्या रोल प्ले किया है। हर नॉवेल में ये एक एक प्रोटैगनिस्ट है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है, और इस नॉवेल से भी मैंने ये सीखा है कि सिस्टम को चेंज नहीं किया जा सकता है। सिस्टम अपने हिसाब से चलता है, और सिस्टम चेंज होता है ग्रेजुअली, अपने हिसाब से चेंज होता है सिस्टम। कोई एक व्यक्ति सिस्टम को चेंज नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल होता है। तो अब तरीका क्या है? या तो सिस्टम को छोड़ दीजिए और आप अपना एक अलग सिस्टम बना लीजिए, अपना एक अलग दुनिया बना लीजिए। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि ज़िंदगी भर, जीवन भर सिस्टम से लड़ते रहिए, हासिल कुछ नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं आएगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। सिस्टम से आप लड़ते रहिए ज़िंदगी भर, और पूरा जीवन आपका ऐसे ही बीत जाएगा। और तीसरा है कि सिस्टम के अंदर घुसिए ही नहीं। जैसे होता है कि हम सड़क के किनारे खड़े होकर सड़क की चलती हुई ट्रैफिक को देख रहे हैं, पर आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द ट्रैफिक, मैं उस ट्रैफिक का पार्ट नहीं हूँ। तो सिस्टम में आप एंटर ही मत करिए। आप अपने को सिस्टम से अलग रखिए, और सिस्टम को अगर आप चाहें तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, पर आप खुद सिस्टम का एक पार्ट नहीं है। तो ये 3 तरीके हैं लाइफ को जीने के। तो मैंने क्या कहा, या तो सिस्टम को हटा के, डिफाई करके, डिनाई करके आप अपना एक अलग सिस्टम बना लीजिए, या दूसरा तरीका है कि सिस्टम के साथ जीवन भर लड़ते रहिए, हासिल कुछ नहीं होगा। और तीसरा तरीका है कि सिस्टम का एक पार्ट ही मत बनिए, सिस्टम के अंदर घुसिए ही नहीं, सिस्टम के बाहर रहिए और सिस्टम को ऑब्जर्व करते रहिए। तो अब आते हैं आशापूर्णा देवी। अभी जो मैं बात कर रहा था, बहुत महान लेखिका हैं, बहुत बड़ी लेखिका हैं। बांग्ला जिन्होंने पढ़ा है उनको तो आशापूर्णा देवी पता ही है, और जिन्होंने बांग्ला नहीं भी पढ़ा है, बहुतों को आशापूर्णा देवी का नाम पता है। जो लोग खासतौर से साहित्य से, जो लोग रुचि रखते हैं साहित्य में, साहित्य से जो लोग संबंध रखते हैं, आशापूर्णा देवी का नाम सुना है। तो पहला जो प्रथम प्रतिश्रुति उन्होंने लिखा था, उसमें जो प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है, वो एक महिला है, जैसे मैंने अभी कहा। उनका नाम है सत्यवती। तो सत्यवती ने क्या किया था, सिस्टम को तोड़ के, वो कलकत्ता में रहती थी, बंगाल में रहती थी, उन्होंने वहाँ का सिस्टम को तोड़ के, उनके फैमिली का, उनके ससुराल का सिस्टम को तोड़ के, समाज के सिस्टम को तोड़ के, उनका मन था कि उनकी बेटी को वो पढ़ाएंगी, लिखाएंगी और अपने पैरों पे खड़ा करेंगी। उस ज़माने में उन्होंने वो सपना देखा था। पर बेटी का जल्दी शादी हो जाता है, वो दादी के घर जाती है गांव एक बार छुट्टियों में, तो दादी उसकी शादी करा देती है। तो सत्यवती ने इस सिस्टम को नहीं माना कि ये मैं नहीं मानती हूँ इस शादी को, ये बच्चों का खेल नहीं है, बच्चों की शादी कैसे हो जाती है, अभी तो बच्ची बड़ी भी नहीं हुई है, अभी तो समझदार भी नहीं है, और शादी करा दिया। तो सत्यवती इस सिस्टम को डिनाई करती है, इस सिस्टम को डिफाई करती है। शायद वो चाहती तो इस शादी को तोड़ देती, पर यहाँ पे सत्यवती का कैरेक्टर है कि शादी एक संस्कार है, और एक बार शादी अगर हो गई है तो उसको तोड़ा नहीं जा सकता है, वो निभाना पड़ेगा। फिर
चाहे आपके मर्ज़ी से हुई हो शादी, चाहे आप चाहते हो शादी करना अभी या आप बाद में करना चाहते हैं, अभी पढ़ना चाहते हैं, पर एक बार शादी अगर हो गया है तो उसको तोड़ना भी नहीं है। तो इसीलिए सत्यवती ने क्या किया, अब मैं आगे बताता हूँ। और वो क्या करती है कि सब कुछ छोड़ के, उस ज़माने में वो अकेली औरत, वो कलकत्ता छोड़ के, बंगाल छोड़ के बनारस आ जाती है। और बनारस आके जो उसकी इच्छा थी कि वो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के अपने पैरों पे खड़ा करेगी, तो बनारस आके वो इच्छा उसने दूसरे बच्चों पे पूरा किया कि उसने एक स्कूल खोला, टोल पाठशाला कहते हैं उसको। तो छोटा सा एक पाठशाला खोला उसने, और वहाँ पे वो बच्चों को संस्कृत पढ़ाने लगी, और थोड़ा बहुत और भी कुछ पढ़ाती होगी वो। तो ये उसने सिस्टम को तोड़ के अपना एक अलग सिस्टम उसने बना लिया, अपना एक अलग दुनिया बना लिया। जिस दुनिया में स्ट्रगल था, जिस दुनिया में मुश्किलें थी, जिस दुनिया में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उसको। कलकत्ता में उसका बसा बसाया घर था, हस्बैंड था, बच्चे थे, सब कुछ था, पर सब कुछ तोड़ के वो चली आई एक अलग दुनिया बसाने के लिए। और उस ज़माने में एक अकेली औरत के लिए सब कुछ छोड़ के, सब कुछ छोड़ना ही बहुत बड़ी बात होती थी। और सब कुछ छोड़ के एक अलग जगह बनारस, कलकत्ता से इतना दूर बनारस में आके अपना एक अलग दुनिया बसा लेना उन बच्चों के साथ उस पाठशाला में, ये एक बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था, बहुत साहसी काम था ये। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है जो मैंने बताया कि सिस्टम के साथ लड़ते रहिए। अब ये आशापूर्णा देवी के ये सेकंड जो नॉवेल है, जिसका नाम है प्रथम प्रतिश्रुति प्रथम प्रतिश्रुति के बाद जो दूसरा नॉवेल है सुवर्णलता, तो इसमें प्रोटैगनिस्ट का नाम भी सुवर्णलता ही है। तो सुवर्णलता सत्यवती की बेटी है। उसकी शादी हो गई, जैसे मैंने बताया कि दादी ने उसकी शादी कर, दादी ने गलत नहीं किया, दादी ने अपने हिसाब से, अपने सोच के हिसाब से अपनी पोती का भला ही किया, उन्होंने अपने तरीके से भला ही किया। दादी दुश्मन नहीं थी, पर सत्यवती उसको पढ़ाना चाहती थी, उसकी माँ उसको पढ़ाना चाहती थी, अपने पैरों पे खड़ा करना चाहती थी, और इतना बचपन में, इतना छोटी उम्र में शादी नहीं कराना चाहती थी। तो जिसकी वजह से सत्यवती इस चीज़ को नहीं मानी। पर उसकी सास ने जो किया था, कोई भी दादी उस ज़माने में, कोई दादी, हर दादी अपने पोती के लिए यही काम करती थी कि जल्दी से घर वर ढूंढो और उसको शादी करा दो। तो खैर, सुवर्णलता जब ससुराल आई तो ससुराल के बंधनों में बंध गई, ससुराल के जकड़नों में जकड़ गई, और वो जीवन भर लड़ती रही, सिस्टम से लड़ती रही। वो एक आज़ाद ख्याल से अपना जीना चाहती थी, आज़ाद ख्याल से अपने बच्चों को वो बड़ा करना चाहती थी, पर वो उसका हुआ नहीं। ना अपने हस्बैंड को कभी समझा पाई, ना अपने सास को कभी समझा पाई, ना अपने ससुराल वालों को कभी समझा पाई। हर समय उसका एक झगड़ा सा होता रहता था अपने सास के साथ, कभी कभी अपने देवरों के साथ, कभी अपने बाकी ससुराल वालों के साथ। ऐसा नहीं, कुछ ससुराल में कुछ लोग ऐसे थे जो उसको बहुत मानते भी थे, उसको बहुत प्यार भी करते थे, पर हाँ, ज़्यादातर उसका स्ट्रगल करते हुए ही बीता। और फाइनली क्या हुआ, आशापूर्णा देवी ने जो बताया है, जो लिखा है, कि फाइनली वो बीमार हो गई, और बीमार होकर धीरे 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 वो मर गई। तो सुवर्णलता का जो कैरेक्टर था वो ये था कि उसने जीवन भर स्ट्रगल किया सिस्टम के खिलाफ, सिस्टम को बदलने के लिए, ससुराल के नियम कायदों को बदलने के लिए, ससुराल के सिस्टम को बदलने के लिए जीवन भर उसने कोशिश किया, पर हासिल कुछ नहीं हुआ। और तीसरा जो नॉवेल है, इसी का ट्रिलॉजी का जो तीसरा पार्ट है, वो है बकुल कथा। नाउ बकुल कथा में जो बकुल है, उसका कैरेक्टर ये दिखाया आशापूर्णा देवी ने कि वो कभी सिस्टम का एक पार्टी नहीं बनी, वो कभी शादी नहीं करी। वो एक लेखिका थी, और लेखिका के हिसाब से, राइटर के हिसाब से उसका काफ़ी नाम हुआ बंगाल में, कलकत्ता शहर में उसका बहुत नाम था, पूरे बंगाल में उसका नाम था। जगह जगह पे उसको बुलाया जाता था, उसको ऑनर किया जाता था, उसको चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया जाता था। पर सब कुछ होते हुए भी कहीं बकुल हमेशा एक अलूफ रही, हमेशा अलग रही, सिस्टम का एक पार्ट कभी नहीं बनी। खुद भी, जैसा मैंने कहा, शादी नहीं किया था उसने, और वो अपना एक इंडिपेंडेंट लाइफ वो जीती थी, अपने तरीके से जीती थी, अपने हिसाब से जीती थी। वो लिखती थी, बहुत सक्सेसफुल राइटर थी वो। आशापूर्णा देवी ने उसको बहुत एक सक्सेसफुल लेखिका दिखाया है, पर वो कभी एक सिस्टम का पार्ट नहीं बनी। किसी चीज़ को भी वो दूर से ऑब्जर्व करती थी और वो लिखती थी, चाहे वो कोई चरित्र हो, चाहे कोई कैरेक्टर हो, कोई पर्सनैलिटी हो, चाहे वो समाज में होने वाला कोई चीज़ हो, समाज में घटने वाला कोई घटना हो, वो उसको बस एक राइटर के तौर पे, एक लेखिका के तौर पे उसको ऑब्जर्व करती थी और उसको लिखती थी, अपने हिसाब से उसको लिखती थी। वो कभी भी सिस्टम का कोई पार्ट नहीं बनी, ना मैरिड लाइफ का पार्ट बनी,
शादी उसने की नहीं जैसा मैंने अभी बताया, ना उसने कभी कोई सोशल ऑब्लिगेशन अपने ऊपर आने दिया, सोशल ऑब्लिगेशन से वो कभी बंधन में जकड़ी नहीं, कभी उस बंधन में वो बंधी नहीं। तो इससे क्या हुआ कि ये 3 जो दिखाया है आशापूर्णा देवी ने, मुझे लगता है ओवर द इयर्स मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, इतने सालों में, मेरी इतनी उम्र में मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि आशापूर्णा देवी ने बिल्कुल सही दिखाया है। ये 3 कैरेक्टर्स जो दिखाए हैं, ये 3 अलग अलग नॉवेल्स में, सत्यवती, सुवर्णलता और बकुल, ये 3 तरीके हैं जीने के जीवन को। हमारे सामने ये 3 ऑप्शंस हैं। हम या तो सत्यवती बन सकते हैं, या तो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी एक अलग दुनिया बसा ले। उसके लिए हिम्मत चाहिए, उसके लिए ताकत चाहिए, उसके लिए साहस चाहिए। सबके पास वो नहीं होता है। या तो हम सुवर्णलता बने, जीवन भर हम लड़ते रहें, जीवन भर कोशिश करते रहें और उसके बाद हासिल कुछ नहीं होना है। और या तो हम बकुल बने कि हम कुछ करें ही ना, हम कभी सिस्टम का एक पार्ट ही ना बने, बस अलग से सिस्टम को हम ऑब्जर्व करते रहें, नोटिस करते रहें, देखते रहें। तो ये 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास, और इन 3 ऑप्शंस के अलावा चौथा ऑप्शन शायद हमारे पास नहीं है। मैंने बहुत सोचा इसके बारे में और मैं इसी निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि चौथा ऑप्शन हमारे पास नहीं है। क्योंकि होता अगर चौथा ऑप्शन तो आशापूर्णा देवी ने चौथा नॉवेल भी लिखा होता, पर उन्होंने चौथा नॉवेल नहीं लिखा, उन्होंने 3 ही नॉवेल लिख के छोड़ दिए। इसका मतलब ये 3 ही ऑप्शन हैं हमारे पास, और ये सच भी है। अगर हम सोचें इस बात को तो ये सच भी है। पहले मैं सोचता था, आज से 10 साल पहले मैं सोचता था कि ये 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास जीवन को जीने के लिए, जीवन को देखने के लिए, और इन तीनों ऑप्शंस में हमें कोई एक चूज़ करना होगा। हमें कोई एक, जो भी हमको ठीक लगे, जो भी हमारे नेचर के हिसाब से ठीक हो, जो भी हमारे अपने हिसाब से ठीक हो, हमें जो भी कन्विंसिंग लगता है, हमें जो भी ठीक लगता है, हम इन तीनों ऑप्शंस में कोई एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। बट गए कुछ सालों से, 10 साल, 8 साल, 7 साल से मैंने ये नोटिस किया कि हम इसी जीवन में हम ये एक ऑप्शन को चूज़ नहीं करते हैं, हम ये तीनों ऑप्शन को लेके चलते हैं। हम जीवन में कभी सुवर्णलता बन जाते हैं, कभी हम सत्यवती बन जाते हैं, कभी हम बकुल बन जाते हैं। कोई किसी चीज़ों में हम डिफाई करके हम एक अलग अपना एक सिस्टम चला लेते हैं। कुछ चीज़ों में हम लड़ते रहते हैं, सक्सेसफुल हो ना हो हम जीवन भर लड़ते रहते हैं, जीवन भर स्ट्रगल करते रहते हैं उसके खिलाफ, उसको बदलने के लिए। और कुछ चीज़ों में हम घुसते ही नहीं हैं, हम पढ़ते ही नहीं हैं कि भाई होने दो, जो हो रहा है हमें क्या करना। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैं पहले स्ट्रांगली सोचता था कि हमें इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है, पर अब मैं ये समझ गया हूँ, अब मैं ये सोचता हूँ कि तीनों ऑप्शंस ही हमारे सामने हैं और हम ही एक ही लाइफ में, पहले जैसे मैं सोचता था कि एक लाइफ को हमें एक तरीके से जीना पड़ेगा, या तो हम सत्यवती बने, या सुवर्णलता बने, या बकुल बने। पर अब मैंने ये रियलाइज़ किया है कि नहीं, ये हम अपने एक ही जीवन में हम ये तीनों रोल प्ले करते हैं। कभी हम एक रोल प्ले करते हैं, कभी दूसरा, कभी तीसरा। और यही जो है जीवन को जीने का तरीका है। हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा जीवन में। हम रिजिड हो जाएंगे कि हम सत्यवती के जैसा ही करेंगे, हम सुवर्णलता के जैसा ही करेंगे, हम बकुल के जैसा ही बनेंगे, तो ये रिजिडिटी अगर आ जाएगा तो रिजिडिटी में हम हर सिचुएशन में अपने को हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, हम हर सिचुएशन में अपने को डाल नहीं पाएंगे, अपने को हम रिलेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जीवन में हर दिन अलग अलग सिचुएशन आता है, हर दिन अलग अलग चीज़ों को हमें फेस करना पड़ता है, और उन अलग अलग चीज़ों को फेस करने के लिए अलग अलग तरीके हमें अपनाने पड़ते हैं। तो तरीके 3 ही हैं, या तो हम किसी चीज़ को सत्यवती के जैसा हम फेस करते हैं, हैंडल करते हैं, या हम सुवर्णलता के जैसे हम हैंडल करते हैं, सुवर्णलता ने जैसे किया था, या हम बकुल के जैसा हैंडल करते हैं। तो ऑप्शंस 3 ही हैं, पर ये हम अपने लाइफ में हम तीनों ऑप्शंस को, हम कभी कहीं पे किसी ऑप्शन को, कभी कहीं पे किसी ऑप्शन को हम अप्लाई करते हैं, जहाँ पे जो ऑप्शन सूटेबल है। तो शायद सबसे इंटेलिजेंट तरीका यही है कि हम पहले सिचुएशन को समझें, हम पहले चीज़ को समझें कि क्या समस्या है हमारे सामने, क्या सिचुएशन है हमारे सामने, और उसके बाद हम अपने को देखें, अपनी कैपेसिटी को देखें। हम ये देखें कि हमारी कैपेसिटी इस सिचुएशन को फेस करने के लिए किस चीज़ को हमें अपनाना पड़ेगा। हमारी कैपेसिटी के हिसाब से, हमारी कैपेसिटी कितनी है इस सिचुएशन को फेस करने के लिए, हमें इसमें कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा। और उसके बाद सिचुएशन और अपनी कैपेसिटी दोनों में एक तारतम्य बिठाते हुए, सामंजस्य बिठाते हुए हम ये सोचें कि हमें यहाँ पे सुवर्णलता बनना है, हमें यहाँ पे सत्यवती बनना है, कि हमें यहाँ पे बकुल बनना है। हमें यहाँ सब कुछ छोड़ के डिफाई करना है, डिनाई करना है, या हमें लड़ना है इसके साथ। रिजल्ट चाहे मिले चाहे ना मिले,
कोई नतीजा मिले चाहे ना मिले, हमें इसके साथ लड़ना है, या फिर हम इसमें पड़े ही ना, इस पचड़े में हम पड़े ही ना, हम इस चीज़ में हम घुसे ही ना, होने दो जो हो रहा है होने दो। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे अपने लाइफ का एक एक्सपीरियंस है, मेरे अपने लाइफ की एक उपलब्धि है जो मैंने आज यूट्यूब पे शेयर किया। नमस्कार।